ये कि ऐसा क्यों एक बात कही जाती है कि भाई धोले को टाड़ा धर काले को टाड़ा तो बच जियो, तो ऐसा माहौल क्यों बन गया देश में कि न्याय इतना महंगा हो गया कि व्यवस्थाएं उन्हें क्या काम किया है? तो क्या जो प्राइवेट सेक्टर है जो अधिवक्ताओं का, उसको नहीं लगता कि एक निर्धारित करना चाहिए कि भाई इतना पे करेंगे? वकील के हिसाब से हो गया है कि कोई लाख ले रहा है, कोई 2 लाख ले रहा है, 5 लाख केस का ले रहा है। तो आपकी जो टीम है उसको भी इस बारे में विचार नहीं करना चाहिए? एनडी न्यूज़ वालों को एक बात बता दूं, अगर आप ये करवा दो टीवी चैनल वालों पे, ये करवा दो भाई इतने के ऐड सब बराबर करेंगे, 2,000 रुपये में सारे टीवी चैनल ऐड चलाएंगे, वो 20-20 लाख रुपए 10-10 सेकंड के लेते हैं। भाई जर्नलिस्ट के बारे में भी, जो वकीलों के बारे में बोल रहा है, ऐसी बहुत सी बातें हैं। मैं आपके चैनल पे ये बातें सारी नहीं बताना चाहता। बताइए। एक और मैं आपको वकालत पे सवाल ले रहा हूँ कि फीसें बहुत महंगी हैं, आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाता, उस पर क्या कहना चाहेंगे वकील साहब? उस राजनीति में कभी किसी का पतन नहीं होता। आपको एक बात बता दूं, राजनीति में कभी पतन नहीं होता, और न कोई दोस्त होता न कोई दुश्मन होता। राजनीति में परिस्थितियों के हिसाब से दोस्त बनते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से दुश्मन बनते हैं। अभी मैडम किरण चौधरी का आशीर्वाद जिसको कैंडिडेट को देके, मैं उसके साथ दिन और रात मेहनत करूंगा उसके लिए। था कि सरकार की आपके साथ बनती नहीं है, कि आपके कुछ कार्य हैं, यहाँ पर कोई एक रेस्टोरेंट आपका था, उस पर भी सरकार ने कुछ सख्ती बरती है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार की आपसे क्यों नहीं बन रही? जब देखो आप जनता की भलाई के काम करोगे तो आपको परेशानियां तो आएंगी। मैं उनसे डरने वाला नहीं हूँ। मेरे को वकालत करनी है, वकालत में मेरे पास 9 जूनियर हैं, वकालत को तो कोई नहीं छीन सकता मेरे से। उनका भला उसके 3 बार से हमारे विधायक बने हुए हैं, मेरे को तो ये कभी लगा नहीं कि उन्होंने कुछ कहीं खड़े दिखाई दिए हों। तो ये मैं तो ये मानता हूँ ये विधायक की फेलियर है टोटली की टोटली। सारे बाण भाईयान राम राम भाई, तम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज़, और इस टाइम हम हाँ कानून की किताबों के बीच और कानून के रखवालियों के साथ, यानी कि वकीलों के साथ। आज के हमारे खास मेहमान हैं सत्यजीत पिलानिया जी। सत्यजीत पिलानिया लगातार 2 बार से बार एसोसिएशन भिवानी के प्रेसिडेंट हैं। बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट का पद अपने आप में एक बहुत बड़ा पद हुआ है। दूसरा, जाने माने भिवानी के वकील हैं। इस पद पर, भिवानी के पद पर बड़े बड़े वकील रहे। आपने बता दूं कि चौधरी बंसीलाल भी किसी टीम में बार एसोसिएशन भिवानी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और बहुत मायने रखे है बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट का पद। और राजनीति पे और फिलहाल की जो परिदशा हरियाणा की है उस पर सवाल कराएंगे सत्यजीत पिलानिया जी से। पिलानिया जी, सबसे पहले तो स्वागत है। सबसे पहले भाई आपके एनडी न्यूज़ वालों को सारों को शुभकामनाएं, और सभी दर्शकों को मेरी राम राम। जी सत्यजीत जी, ये बताइए आज वुमेंस डे किस प्रकार से सेलिब्रेट किया जा रहा है? बिल्कुल हर वर्ष की बात ही इस बार भी जिला बार एसोसिएशन के मीटिंग हॉल के अंदर बड़ी धूमधाम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सभी महिला अधिवक्ताओं के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपने भी कुछ झलकियाँ आपने भी देखी हैं। तो हमारी महिलाएं हर प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्राम उस दिन करती हैं, म्यूजिक सिस्टम का भी आनंद लेती हैं, तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आप लगातार दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या खुशी हो रही है? क्या रणनीति के माध्यम से इस पद तक आप पहुंचे हैं? एनडी न्यूज़ को मैं बता दूं आप लोगों को, मेरी ऐसी कोई रणनीति नहीं थी। सिर्फ मैंने विकास के नाम के ऊपर काम किया। लगातार दिन और रात इस बार एसोसिएशन के हित के बारे में मैंने सोचा, लगातार मैं इनके बारे में काम करता रहा। उसी मेरी मेहनत का ये रिजल्ट है कि 73 साल के दौरान जो जिला बार एसोसिएशन में कोई भी दोबारा प्रधान नहीं बन पाया, और मेरे को ये सौभाग्य मिला है। मैं इस जिला बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, सदा उनका आभारी रहूँगा कि उन्होंने मेरे को इतना प्यार दोबारा भी दिया। तो भाई पहली बार 73 साल के इतिहास में सत्यजीत पिलानिया जी दूसरी बार चुन के आए हैं। और सत्यजीत जी, ये बताइए कि पिछली बार क्या वो विकास नहीं करवा पाए थे जो फिर से आपने बनने की जरूरत पड़ गई, और किसी ने मौका दे देंगे? भाई आपको एक बात बता दूं, पिछली बार कोरोना काल था पूरा का पूरा। उस दौरान न तो हमारे पास या मुख्यमंत्री आ पाए, ना कोई सांसद महोदय आ पाए, ना कोई मंत्री आ पाया। बजट की बड़ी कमी थी। पिछली बार तो सिर्फ हम कोरोना के कैंप लगाने में ही लगे रहे। फिर भी उसी दौरान मैंने 17 आधुनिक इंटरनेशनल लेवल के, जो मैं दावा करता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जिला लेवल के ऊपर ऐसे वाशरूम कहीं नहीं होंगे। आप उसकी झलकियाँ इसमें ज़रूर डालना। साफ़ सफाई की आप देखेंगे, जो आज तक ऐसी साफ़ सफाई की कहीं व्यवस्था नहीं हुई, जिसके ऊपर भी हमने दिन रात काम किया। स्वच्छ पानी पिलाने का हमने काम किया। हमारे वकील साथियों को गर्म पानी सर्दियों में मिले, कोरोना का पीरियड था, डिस्पोजल गिलास में डालकर हम पूरी की पूरी साल उनकी सेवा करने का हमने काम किया। और हमारी ग्रीनरी भी आप देखेंगे, हमने बड़ी अच्छा काम किया, पेड़ पौधों की छटाई करवा के, और हर चीज़ के ऊपर हमने दिन रात मेहनत करी। उपायुक्त महोदय से मिलकर डी प्लान के पंचायती राज से पैसे लेकर हमने काम करवाए। तो हमारा बताइए सत्यजीत जी, बजट का कैसे एडजस्टमेंट होता है? या सरकार का एसोसिएशन के लिए निर्धारित बजट होता है, या आपको इधर उधर से जुगाड़ करना पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डिपार्टमेंट है उनसे।
आपको एक बात बता दूं, हमारे वेलफेयर फंड का एक अकाउंट है जिसमें हम पर वकालतनामा, जो किसी केस में कोई एडवोकेट पेश होगा तो उसके अंदर 100 रुपये की एक वेलफेयर की टिकट लगती है। उसमें हमारे पिछली बार 22,35,000 रुपये की आमदनी हुई थी। वो हमारे कोरोना के दौरान जो एडवोकेटों की डेथ हो गई थी उनको 2-2 लाख रुपये हमने उनको दे दिए थे। तो एक आमदनी का तो जरिया हमारा ये है जो वेलफेयर फंड में जाता है। दूसरा हमारा आमदनी का जरिया है साल की एक हमारे 900 रुपये एक हर एडवोकेट ने हमारी इस एसोसिएशन को चलाने के लिए पे करने पड़ते हैं। एक वो आमदनी होती है, जो 2 आमदनी थी होगी हमारी। बाकी हमारे विधायक जी से जाकर या सांसद महोदय से जाकर लाइब्रेरी की ग्रांट लिया है, या विकास कार्यों रंग रोगन के लिए लिया है, टाइल्स के लिए लिया है, या मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ बुला लिया, तो वो हमारे को 10, 20, 30, 50 लाख जो भी दे जाएँ उन्हीं में से हमें सारी एडजस्टमेंट करती हैं। और हमारा खर्चा भी काफ़ी है, लगभग 50,000 रुपये के आसपास तो हमारी बार एसोसिएशन के बिजली का बिल आ जाता है। दूसरा हमारे 2.25 लाख के आसपास हमारे कर्मचारियों की सैलरी है, तो वो भी हमें ही पे करनी पड़ती है। तो इसलिए आमदनी कुछ है नहीं कि ना कोई फिक्स बजट है। हम मुख्यमंत्री महोदय से मांग पीछे भी करके आए थे कि हमारे को बजट दिया जाए पूरा हरियाणा प्रदेश का, क्योंकि मैं पूरा हरियाणा के प्रधानों का प्रधान भी हूँ। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था और हमने वहाँ भी बजट की मांग करी थी। हमें आज भी आशा है कि वो निकट भविष्य में जल्दी हमारे को कोई ग्रांट जरूर देंगे। ये सत्यजीत जी, आपको एक नेता के तौर पर अब शहर में देखा जाने लगा है। ये बताइए कि सरकार पर प्रतिक्रिया मैं चाहूँगा कि सरकार कैसा काम कर रही है, आपको क्या लगता है? तत्कालीन सरकार के कामों से खुश हैं? अब उपायुक्त महोदय ने कुछ प्रयास किए हैं साफ़ सफाई की व्यवस्था को लेकर। कुछ चौक को भी दूध या रोशनी से भी खड़ा किया है उन्होंने, चौकों को नवीनीकरण भी किया है। बाकी अगर हम शहर की अभी सड़कों की बात करें तो बड़ी दयनीय हालत है, सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। अब पिछले कुछ दिनों से कुछ ठीक होने लगा है, नहीं तो एक ऐसे शहर में एक ऐसे नेता की जरूरत है जो शहर की व्यवस्था कर सके। और मैं तो चाहता हूँ इस शहर का एक नेता वो बने जो एक अधिवक्ता हो, जो एक इस परिसर को ऐसे ठीक करके, हमारे अधिवक्ता 2,500 का परिवार है हमारा, तो इस तरह की हमें व्यवस्था शहर में भी कर पाएँ ताकि आने वाले दिनों में हमारे आम जन, शहर के निवासी, ग्रामीण एरियों का उनका भला हो सके। 3 बार से हमारे विधायक बने हुए हैं, मेरे को तो ये कभी लगा नहीं कि उन्होंने कुछ कहीं खड़े दिखाई दिए हों। तो ये मैं तो ये मानता हूँ ये विधायक की फेलियर है टोटली की टोटली। और मुख्यमंत्री महोदय से अगर 3 बार का विधायक हो तो कितनी भी ग्रांट ला के इसका सौंदर्यीकरण इस शहर का किया जा सकता है जी। तो मैं ये मानता हूँ विधायक एक्टिव एमएलए। तो सत्यजीत जी, क्या सक्रिय राजनीति में आने का इरादा है आपका? देखो फिलहाल तो मेरी जो बार एसोसिएशन की जिम्मेवारी है उसी पे मेरा फोकस है कि मैं इस परिवार की सेवा कर सकूँ। अगर भाइयों ने कभी मौका दिया है, 2,500 एडवोकेट का परिवार है, अगर उन्होंने मौका दिया और तो हम कोई भी ड्यूटी जो लगाएंगे वो निभाने के लिए तैयार है। ये बताइए सत्यजीत जी, पीछे खबर मैं सुन रहा था कि सरकार की आपके साथ बनती नहीं है, कि आपके कुछ कार्य हैं, यहाँ पर कोई एक रेस्टोरेंट आपका था उस पर भी सरकार ने कुछ सख्ती बरती है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार की आपसे क्यों नहीं बन रही? आपको एक चीज़ बता दूं, वो मेरी बिल्डिंग थी, मैंने किराए पे दे रखी थी। वो पता नहीं कि कैसे क्या घटना घटी, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। जब देखो आप जनता की भलाई के काम करोगे तो आपको परेशानियां तो आएंगी, मैं उनसे डरने वाला नहीं हूँ। मेरे को वकालत करनी है, वकालत में मेरे पास 9 जूनियर हैं, वकालत को तो कोई नहीं छीन सकता मेरे से। तो मैं हमेशा इस भिवानी की जनता के लिए लड़ता रहूँगा, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई पार्टी हो। सत्यजीत जी, ये बताइए कि वैचारिक स्तर पर किसके नज़दीक खुद को पाते हैं? कांग्रेस के नज़दीक मानते हैं या भाजपा के नज़दीक मानते हैं, या और जो हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें से किस पार्टी की विचारधारा को आप सही मानते हैं? मैं आपको बात बता दूं, मैं फिलहाल तो बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, वकीलों की भलाई का काम कर रहा हूँ। वैसे मैं अगर पार्टी के हिसाब से लिहाज से आप कहो तो मैं प्रदेश का वाइस चेयरमैन हूँ कांग्रेस पार्टी का, लीगल डिपार्टमेंट का। वो यहाँ से बाउंड्री से बाहर जाने की मेरी बातें हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं एक वकील हूँ और एक वकीलों का प्रधान हूँ, उसके अलावा और कोई राजनीतिक यहाँ इशू नहीं है। चेयरपर्सन के लिए आपका नाम सुना जा रहा है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि सत्यजीत पिलानिया जी का भी कोई समर्थित कैंडिडेट इस बार चुनाव में आएगा, क्या इरादा है? देखो एक अच्छे कैंडिडेट की जरूर मदद करेंगे हम, और पूरा परिवार एक साथ लग के कौन हो सकता है वो अच्छा कैंडिडेट? अभी देखेंगे, मैदान में आने लग रहे हैं, पार्टियां भी उनके नामों पर विचार करने लग रही हैं। जो ऐसा लगेगा जो इस भिवानी का भला कर सके तो उसके लिए हमारी पूरी टीम दिन और रात उसके साथ। अब तक के कैंडिडेटों में कौन लगता है आपको जो भला कर सकता है? अभी तो 50 के आसपास कैंडिडेट हैं, उनके बारे में मैं अभी कुछ बता नहीं सकता। छटके आएंगे, जो बचेंगे 5-4 कैंडिडेट उनके ऊपर विचार किया जाएगा। अभी तो बहुत तादाद में कैंडिडेट है। क्या सत्यजीत पिलानिया जी व्यक्तिगत कैंडिडेट का समर्थन करेंगे या पार्टी से जो भी कैंडिडेट चुन करके आएगा, जो भी चेहरे पर पार्टी मोहर लगाएगी उसके साथ जाएंगे? हाँ भी मैडम किरण चौधरी का आशीर्वाद जिसको कैंडिडेट को देंगे, मैं उसके साथ दिन और रात मेहनत करूंगा उसके लिए। जी, तो किरण चौधरी के नज़दीकी भी बताए जाते हैं सत्यजीत पिलानिया जी। एक टिप्पणी मैं आपसे चाहूँगा कि देवीलाल परिवार की राजनीति एक पतन की ओर जा रही है, उसके पीछे क्या कारण लग रहे हैं आपको? राजनीति में कभी किसी का पतन नहीं होता,
आपको एक बात बता दूं, राजनीति में कभी पता नहीं होता, और न कोई दोस्त होता न कोई दुश्मन होता। राजनीति में परिस्थितियों के हिसाब से दोस्त बनते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से दुश्मन बनते हैं। और आपको ये लगे ना कभी कि ये पार्टी खत्म होगी, हो सकता है वही पार्टी अगली बार सत्ता में आ जाए। तो ये अभी कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा। इलेक्शन काफ़ी दूर है, 2.5 साल के आसपास अभी पड़े हैं। पता नहीं कौन सी पार्टी कहाँ तक जाएगी। और अगर बीजेपी सरकार की खामियां रही तो उनके खिलाफ तो लोग, आप देख रहे हैं 5 राज्यों में मतदान हुआ है, काफ़ी एग्जिट पोल भी आए हैं, उनसे आश्चर्यजनक परिणाम आने वाले हैं अभी। अगर मैडम आपको 24 के विधानसभा चुनाव में भिवानी से मौका देंगी, क्या लड़ेंगे? अगर मैडम मेरे को जहाँ भी ड्यूटी लगाएगी एज ए कार्यकर्ता, मैं वहाँ खड़ा मिलूंगा। ये बताइए कि जेजेपी बीजेपी का गठबंधन कैसा काम कर रहा है? जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं जेजेपी पर कि वोटरों के साथ धोखा करके उन्होंने पाला बदल लिया, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है? वो देखो, वो उस जेजेपी पार्टी का खुद का फैसला था, उन्होंने अच्छा लगा वहाँ चले गए। अगर वो बेहतरीन काम करेंगे तो जनता में फिर आ जाएंगे। तो सत्यजीत जी लगातार आप देख रहे हैं कि मंजे हुए नेता की तरह जवाब दे रहे हैं कि बिल्कुल कम शब्दों में प्रधानमंत्री की तरह बोल रहे हैं। सत्यजीत जी थोड़ा खुल के बताइए ना। मैं तो एक छोटा सा एक वकील हूँ, और प्रधानमंत्री तो हमारे नहीं, छोटे वकील नहीं, आप इतिहास में एक नाम इतिहास रचने वाले वकील हैं कि 2 बार जो लगातार बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं, तो छोटे वकील तो फिलहाल आप है नहीं। देखो, प्रधानमंत्री तो हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं तो एक छोटा सा एक वकील, एक 2,500 परिवार के हमारे अधिवक्ताओं का प्रधान हूँ। वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, तो मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। जी सत्यजीत जी, मैं फिर से आपको क्या रणनीति रहेगी अगर आप राजनीति में आएंगे, तो किस प्रकार का आपका विजन रहेगा शहर के लिए, राज्य के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, भिवानी शहर की जो हालत है, जो इतनी दयनीय हालत हो चुकी है। अब ये देखें आप, कितने वर्षों से भिवानी में कोई सेक्टर नहीं आया, अच्छी रहने की व्यवस्था नहीं है। अगर अवैध कॉलोनियों में अगर कोई घर बनाता है तो उनको तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, या पीआईडी उनकी नहीं बन पाती। तो एक तो अच्छे सेक्टर यहाँ पर होने चाहिए। काफ़ी वर्षों से हम ये सुन रहे हैं कि भाई बाईपास उधर का बनेगा, चलो एक बाईपास पे काम हो रहा है। अगर चारों तरफ बाईपास बन जाए तो इस शहर का विस्तार हो सकता है और अच्छी व्यवस्था रहने की हो सकती है। और हमेशा एक पानी की किल्लत देखें आप, गर्मी में पानी नहीं होता, पानी आता है वो सीवरेज का पानी आता है। तो बहुत सारी समस्याएं काम करने के लिए, सड़कों पर मिट्टी के ढेर लगे हुए होते हैं, पार्कों की सही व्यवस्था नहीं है। आप देखें ये चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क है, उसकी क्या दयनीय हालत हो रखी है। उसके आसपास सिटी सेंटर में आप देखें सड़कें टूटी हुई है। बासिया भवन से लेकर इधर तक देखें अभी पैच वर्क चल रहा है। कभी भी एक प्रॉपर व्यवस्था इस शहर के लिए कोई भी नेता अब तक नहीं कर पाया। तो मैं चाहूँगा कि इस शहर में काम करने के लिए बहुत सारे साधन हैं, अगर करने वाला हो तो। हमने कि छोटी सी जगह पर बहुत कुछ करके दिखाया। अगर हमें मौका ऐसा कभी मिला किसी प्रकार का भी एज ए कार्यकर्ता, तो हम दावा करते हैं हम काम करके दिखाएंगे। जी, ये तो शहर की बात होगी। गांव में और युवाओं पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बेरोजगारी हरियाणा में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसको किस प्रकार से देखते हैं? आपको एक बात बता दूं, प्रधानमंत्री जी भी कभी बेरोजगारी पर नहीं बोलते, मुख्यमंत्री जी बेरोजगारी पर नहीं बोलते, जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आज आवश्यकता है, मूलभूत जो सुविधाएं हमारी है, एक रोजगार की आवश्यकता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात हो चाहे सरकारी सेक्टर की बात हो। दूसरी, स्वास्थ्य की एक योजना ऐसी बनाई जाए, आयुष्मान योजना बनाएगी, उसमें कुछ एक लोगों को शामिल कर लिया गया। हमारी भी वर्षों पुरानी डिमांड है, अधिवक्ताओं को भी लगभग 60,000 के आसपास हरियाणा में अधिवक्ता हैं, उनको भी आयुष्मान योजना में शामिल किया जाए। कुछ एक वकील तो वकालत से प्रोफेशन का कमा के खा लेते हैं। बहुत सारे हमारे युवा साथी ऐसे हैं जो वकालत के प्रोफेशन में अभी नए आए हैं, तो उनके पास आमदनी का जरिया नहीं है। तो एक तो स्वास्थ्य योजना, सड़क अच्छी होनी चाहिए, रहने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, बहुत सारे काम करने का। और युवाओं से एक आह्वान करता हूँ कि वो मेहनत करें। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाले तो वो अपने प्राइवेट सेक्टर पे काम करें, अपने बिजनेस स्टार्ट करें। ये सरकार अभी कुछ करने वाली नहीं है। तो कैसे कर सकती है एक सरकार इन चीज़ों को बेहतर कैसे कर सकती है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी देखा जाए अभी सरकार बिल लेकर के आई है 70% जो लोकल एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है, तो सरकार दावा कर रही है कि हम कर रहे हैं काम, लेकिन फिर भी लगातार हर रोज बेरोजगारी का जो आंकड़ा हर महीने आ रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको एक बात बता दूं, पूरा प्रदेश के अंदर लगभग 28 से 32 हज़ार तो हमारे अध्यापकों के पद खाली हैं। इसी तरह से पुलिस विभाग में खाली है, इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग में खाली है। उनका फार्म निकालें, इंटरव्यू लें, उनमें उनको भर्ती करें। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर इसमें एक अमेंडमेंट और होती है कि 30,000 रुपये तक वाला प्राइवेट वाला वहाँ काम कर सकता है। मैं चाहता था ये ओपन होना चाहिए था। अगर प्रदेश की बात है तो ओपन, जब हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री लग रही है तो उनके यहीं के मूल निवासी वो उसके अंदर काम करते हैं। और जो डोमिसाइल का जो एक मसला किया इन्होंने 15 साल से 5 साल कर दिया, बहुत गलत बात है। बाहर के लोग यहाँ पर घुसेंगे, उनके डोमिसाइल बनेंगे, तो हमारे हरियाणा की जनता के लिए फिर से पीछे धकेलने का काम कर रही है सरकार। एक और मैं आपको वकालत पे सवाल ले रहा हूँ कि फीसें बहुत महंगी हैं, आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाता, उस पर क्या कहना चाहेंगे वकील साहब?
उसके लिए देखो, एक तो हरियाणा सरकार ने डीएलएसए में एक योजना है, अगर कोई गरीब आदमी है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक अधिवक्ता सरकार मुहैया करवाती है। और हमारी भी टीम है, अगर ऐसी कोई भी अगर कोई गरीब आदमी है जो फीस मुहैया नहीं करा सकते तो हमारी पूरी टीम है उनके लिए फ्री में भी हम केसेस लड़ते हैं। पहले भी कोई जातीय दंगे हुए हों या कोई आंदोलन के हुए, वो भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़े। ये बताइए कि ऐसा क्यों, एक बात कही जाती है कि भाई धोले को टाड़ा दर काले को टाड़ा तो बच जियो, तो ऐसा माहौल क्यों बन गया देश में कि न्याय इतना महंगा हो गया कि व्यवस्थाएं उन्हें क्या काम किया है? देखो, अभी व्यवस्था में कह दूं, न्याय इतना महंगा नहीं है। मैं न्याय के बारे में आपको बताऊं, 2 साल से वकीलों की हालत है। नहीं, वकील साहब ये बताइए कि मैं ये दावा करता हूं कि अगर किसी मत को लेकर के मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ जाए या आम नागरिक कोई गांव का है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है? देखो, आप पीआईएल में अगर जाओगे तो आपके बहुत सारे अधिवक्ता ऐसे बैठे हैं जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट भी केस लड़ेंगे। अगर आप पर्सनल मैटर की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी जमीन जायदाद की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, या आप कोई क्राइम हैबिचुअल क्रिमिनल हो, तो आपका फीस लगनी चाहिए। क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, गरीब आदमी है, किसी ने जमीन दबा ली, वो पर्सनल मैटर भी हो गया, वो पीआईएल में भी नहीं जा पाएगा और फिर फीस आप बताइए इतनी महंगी होगी। जिस आदमी के पास जमीन है तो वो गरीब नहीं हो सकता। एक बात को, वकील लोग का फेवर कर रहे हैं आप, सत्यजीत जी? वकीलों के फेवर की बात नहीं है, ये एक हकीकत है। जिसके पास जमीन ज्यादा है तो वो गरीब नहीं हो सकता, और वकीलों की इतनी ज्यादा फीस भी नहीं है। ये तो एक बात बताइए कि 1 एकड़ का कोई किसान है, उसकी जमीन किसी के द्वारा दबा ली जाती है तो उसमें तो उसको प्रॉब्लम आएगी ना। तो वो बड़ा जमींदार है ना, उसकी जमीन करोड़ों की है, वही खाने कमाने का एक जरिया होता है। आपको एक बात बता दूं, अगर ऐसी हालात में कोई हमारा क्लाइंट है तो उसके लिए डीएलएसए में फ्री ऑफ कॉस्ट एक पैसा भी नहीं देना होता। अधिवक्ताओं की टीम है, वो उनकी लड़ाई लड़ेगी जी। तो क्या जो प्राइवेट सेक्टर है जो अधिवक्ताओं का, उसको नहीं लगता कि एक निर्धारित करना चाहिए कि भाई इतना पे करेंगे? वकील के हिसाब से हो गया है कि कोई लाख ले रहा है, कोई 2 लाख ले रहा है, 5 लाख केस का ले रहा है, तो आपकी जो टीम है उसको भी इस बारे में विचार नहीं करना चाहिए? एनडी न्यूज़ वालों को एक बात बता दूं, अगर आप ये करवा दो, टीवी चैनल वालों पे ये करवा दो भाई इतने के ऐड सब बराबर करेंगे, 2000 रुपये में सारे टीवी चैनल ऐड चलाएंगे, वो 20-20 लाख रुपए 10-10 सेकंड के लेते हैं। वो क्या करते हैं? वो इतने क्वालिफाइड भी नहीं होते। और जो अधिवक्ता जो 3 साल तक पढ़ाई करके आया, 20 साल 25 साल की प्रैक्टिस के बाद उसको कुछ फीस आनी शुरू होती है। नहीं, इस बात से मैं आपकी ऐसा मत हूँ कि क्वालिफाइड नहीं होते। आपने अपना प्रोफेशन चुन करके प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं, टीवी वालों ने अपने कोर्सेज किए हैं वकील साहब। ना कोर्सेज किए हैं तो वो ऐड के 20-20 लाख रुपए लेते हैं। नहीं, ये मेरा बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की चीजें होती हैं क्योंकि कॉरपोरेट पूरा उसके अंदर घुस गया है, ऐसा है। लेकिन जो जर्नलिस्ट को सैलरी मिलती है वो मिलती है, उसमें जर्नलिस्ट का दोष नहीं है क्योंकि वो पूरा ही प्राइवेट सेक्टर हो गया। भाई, जर्नलिस्ट के बारे में भी जो वकीलों के बारे में बोल रहा है, ऐसी बहुत सी बातें हैं। मैं आपके चैनल पे ये बातें सारी नहीं बताना चाहता। बताइए वकील साहब, क्योंकि मेरी दिलचस्पी है बहुत आपके बारे में। मैं सुना है कि खुल करके बोलते हैं, जिस प्रकार के हंसमुख व्यक्ति हैं। मेरी दिलचस्पी थी शुरुआत से ही आपका इंटरव्यू करने की, काफ़ी दिनों से समय भी हम आपसे मांग रहे थे, तो थोड़ा खुल के आज वकील साहब बताइए। मैं खुल के बोलता हूँ, कभी छिप के मैं कभी नहीं बोलता। जो आपने क्वेश्चन की मैं सबका जवाब दिया है। देखो, एक ये बिजनेस एक ऐसा प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टरी का हो, चाहे वकालत का हो, चाहे पत्रकारिता हो, ये मिलते जुलते हैं सारे के सारे। और आजकल एक अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए फीस भी लेनी पड़ती है। आपके भी जो बड़े बड़े एंकर हैं वो उनमें अपना स्टेटस करने के लिए, और कॉरपोरेट में सभी फंसे हुए हैं सारे के सारे, तो अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए फीस तो चाहिए। सत्यजीत पिलानिया जी कितनी फीस लेते हैं एक केस की? मैं तो फ्री सेवा कर रहा हूँ फिलहाल। 2 साल से मैं किसी कोर्टों में पेश नहीं होता। मैंने पहले घोषणा की थी जब मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा था, अगर मैं प्रधान बन गया तो तब, और जब तक प्रधान रहूँगा मैं अदालत में पेश नहीं होऊंगा। तो भाई ये थे सत्यजीत पिलानिया जी, शहर के जाने माने वकील और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जिन्होंने इतिहास रखा है। इनसे आपका तारुफ मैं करा दूं। उप प्रधान जी, प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो क्या कहना चाहते हैं प्रधान जी, क्या संदेश है वुमेंस डे पर? वुमेंस डे पे ये भी नारी शक्ति, अपना हर व्यक्ति को अपने राइट के बारे में जानना और अपने राइट को पब्लिक के बीच में प्रचार प्रसार करना। तो जिस तरीके से भी अपने देश के अंदर महिला शक्ति, जिस तरीके से सरकार उनको फैसिलिटीज़ दे रही है, और हमारा समाज भी ये चाहता है अभी अपनी जो बहन बेटियां हैं वो पढ़ लिख के आगे निकले, ताकि वो अपना पैरों पर खड़ी होकर अपने बच्चों के और अपना भविष्य बना सके। तो महिला शक्ति दिवस पे बस यही एक प्रेरणा का स्रोत होता है भाई, हमें सबको अपने मान सम्मान की दृष्टि से देखते हुए सबका मान सम्मान करना चाहिए जी। तो सेक्रेटरी साहब से भी मैं आपका तारुफ करा दूं, बड़ा इनके बारे में भी सुना है, बहुत अच्छे वकील हैं। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ये बताइए वकील साहब, वुमन, क्योंकि वुमेंस डे आज है तो उसी पे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखो, वुमेंस डे हर रोज़ होना चाहिए। मातृशक्ति है, मातृशक्ति का ही फ़र्ज़ है कि आज जो समाज में कुरीतियाँ हैं ये मातृशक्ति ही सुधार सकती है। तो वुमेंस को आगे आना चाहिए
और उन्हें तो हर रोज़ सेलिब्रेट करना चाहिए, उत्साह से मनाना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए। तो सत्यजीत जी अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी सभी महिला दर्शकों को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर उनको सबसे पहले मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूं, और आपने समय निकाला मेरे लिए, उसके लिए आपको और आपके सभी दर्शकों का फिर से धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद करते हैं सत्यजीत जी जो समय निकाला है। एक बार उरन कैमरा में देख के नु कह दो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। अच्छा पूरी सीख रहे हैं वकील साहब भी। तो भाई आप देख रहे थे एनडी न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर। जो मैंने बोलना था वो सत्यजीत ने बोल दिया, और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, और देखते रहो एनडी न्यूज़। इस प्रकार के दिलचस्प व्यक्ति और महान व्यक्तित्व आपने मिलाते रहेंगे।